कबीर उस जगह तक आ गया था जहां का पता उसको मिला था। यहाँ आने में उसको अपना शिकार मिल जाता है। इन सब किडनैपिंग के पीछे मनोज वालिया का हाथ था। जैसा कबीर को उम्मीद थी, वालिया ने वहां पूरी सेटिंग की थी। कबीर ने पहले उसको अपनी बातों से फंसाने की कोशिश की। मनोज वालिया भी समझदार था, वो कबीर की बातों में नहीं आया। हाँ, उसने ये साफ कर दिया कि इस किडनैपिंग की वजह बदला है। पहले तो कबीर ने उसके और सारस्वत परिवार के रिश्ते खराब कर दिए, और दूसरा कि कबीर के कारण उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। इन सब के बीच कबीर को इस बात का पता लगाना था कि मनोज ने शंभुनाथ सारस्वत को कहाँ रखा है। उसने एक चाल चली, चाल कामयाब हुई और मनोज कबीर के झांसे में आ गया। मौके का फायदा उठाते हुए कार्तिकेय ने उन पर हमला कर दिया। लड़ाई शुरू होते ही हर तरफ से फायरिंग स्टार्ट हो गई। कबीर ने ध्यान से एक एक करके सबको खत्म कर दिया। आखिर में जब वो मनोज की तलाश में आया तो उसने पाया कि मनोज भाग गया है। इससे पहले कि कबीर आगे कुछ करता, उसको शंभुनाथ सारस्वत की आवाज आती है। उनको मनोज ने बॉयलर में बंद करके रखा था। बाद में कबीर ने कार्तिकेय की मदद से उनको बाहर निकाल लिया था। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। अभी कबीर के लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी कि सामने पुलिस ने उनको घेर लिया था। आगे का रास्ता बंद हो चुका था। यहाँ पे कबीर ने शंभुनाथ को अपने कंधे पे टांगा और पीछे के रास्ते से बाहर निकल गया। जहां से कबीर निकला था वो कोई रास्ता नहीं था। दरअसल पुरानी जगह के कारण यहाँ की बहुत सी दीवार कमजोर हो गई थी। इन्हीं कमजोर दीवारों के बीच से कबीर ने अपने जाने का रास्ता निकाल लिया था। इससे पहले कि पुलिस अंदर आती, कबीर, कार्तिकेय और शंभुनाथ वहां से निकल गए थे। पुलिस जब अंदर आई तो उसे हर तरफ लाशें ही दिख रही थी। दीवारों पर लगे खून और हाथों में रखे हथियार बता रहे थे कि यहाँ गैंग वार हुआ है। वैसे तो इस बात की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि शिमला जैसे शहर में गैंग वार नहीं होते। पुलिस इस बात से भी परेशान थी, यहाँ पे इतने सारे हथियार कहाँ से आए। पुलिस ने अच्छे से पूरे इलाके को घेर लिया। फैक्ट्री को अब सील कर दिया गया था और इंस्पेक्टर ने मौके से मिले हर सामान को फॉरेंसिक टीम को सौंप दिया था। दूसरी तरफ कबीर और कार्तिकेय ने शंभुनाथ को एक सेफ पैसेज के थ्रू वहां से बाहर निकाल लिया था। कार्तिकेय ने उससे रास्ते में पूछा, बॉस, हम घर जाने वाले हैं या हॉस्पिटल? कबीर ने कहा, घर जाने वाले हैं, वहां तो इनके डॉक्टर आ ही रहे हैं। कौन सा डॉक्टर बॉस? कार्तिकेय ने पूछा। वही अपने दुबई वाले डॉक्टर जिनका पता तुमने लगाया था। हाँ हाँ, याद आया। वो आ रहे हैं क्या घर पे? कार्तिकेय ने पूछा। कार्तिकेय को अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि उसने ही उस डॉक्टर के बारे में कबीर को बताया है। कबीर को अभी वैसे तो जरूरत नहीं थी, मगर वो अभी भी टेंशन में था। बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। कार्तिकेय इस बात को समझ रहा था, लेकिन अभी भी उसने कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा था। आखिर इतने कम वक्त में कबीर ने 2 बार मौत का सामना किया था। पहले अपना काम करते हुए कबीर ने बहुत बार लड़ाई का सामना किया था, मगर अब जबकि वो 2 साल से रेस्ट पे जा चुका था तो उसकी कैपेबिलिटी भी अब कम हो गई थी। देखते देखते कबीर सारस्वत परिवार के मुख्य घर में आ चुका था। घर में पहले की तरह ही मातम फैला था। कार्तिकेय ने गाड़ी को आराम से पार्क करने को कहा। वॉचमैन ने जब इस बात को समझा कि गाड़ी में बड़े साहब आए हैं तो वो गाड़ी के पास भागते हुए घर की तरफ गया। कबीर जब तक कार्तिकेय के साथ शंभुनाथ को घर में लाता कि तभी घर के सभी लोग बाहर भागते हुए आए। शंभुनाथ को अभी भी कोई ज्यादा होश नहीं था। वही घर के लोगों ने जब देखा कि सच में शंभुनाथ आ गए हैं तो सब उनकी तरफ दौड़ गए। अभी तक कबीर ने शंभुनाथ को गाड़ी से बाहर निकाल लिया था। घर वालों में काजल, उसकी माँ मानसी और केशव सारस्वत भी आए थे। वो लोग जैसे ही कबीर के पास आए, कबीर ने शंभुनाथ को उनको सौंप दिया। कुछ देर बाद जब शंभुनाथ को घर के अंदर ले जाया जा रहा था, तभी कबीर ने घर के दरवाजे पर एक आदमी को देखा जो सिगार पी रहा था। उस आदमी ने बहुत अच्छा सा सूट पहन रखा था। जबकि कबीर की नजर उस पर पड़ी तो उसने अपनी नजर घुमा ली, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो किसको परख रहा है। दुनिया के सबसे अच्छे हत्यारे बुद्ध को। कबीर अब उस इंसान को छुपी नजर से देख रहा था। कबीर अभी ऐसे भी बहुत ज्यादा थका हुआ था। घर के हर आदमी का ध्यान अभी शंभुनाथ पर ही था। अभी कबीर किसी को जवाब नहीं देना चाहता था। हाँ, मगर अभी उसने एक और खास बात नोटिस की कि घर में प्रणव सारस्वत नहीं है। इससे पहले कि कबीर कुछ और सोच पाता, कार्तिकेय ने उससे जाने की इजाजत मांगी। कबीर ने उसे बिना किसी सवाल के गले लगाया और वहां से जाने को कह दिया। साथ में उसने उसे मनोज वालिया को भी ढूंढने का काम भी दे दिया। कार्तिकेय अब वहां से निकल चुका था। कबीर पहले तो शंभुनाथ के साथ बड़े घर में जाना चाहता था, मगर बाद में उसने खुद को रोकते हुए अपने घर का रुख कर लिया। उसे आराम की बहुत ज्यादा जरूरत थी। काजल ने भी अभी इस बात को नोटिस नहीं किया कि कबीर की हालत ठीक नहीं है। अभी उसका पूरा ध्यान अपने दादाजी पर ही था। इन सब के साथ पुलिस के आदमी वहां घर पर पहले से खड़े थे, वे भी अचानक से गायब हो गए थे। सारस्वत परिवार का माहौल अभी भी कुछ ठीक नहीं था। शंभुनाथ को उनके कमरे में सुला दिया गया था।
जिस इंसान ने अभी बाहर कबीर को घूरा था, ये वही आदमी था, डॉक्टर यासीब अख्तर। इन्होंने पहले भी शंभुनाथ का इलाज किया था, तो इनको मालूम था कि अभी शंभुनाथ के साथ क्या हो रहा है। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने शंभुनाथ का इलाज शुरू कर दिया। घर वाले उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, तो किसी ने भी उनको रोका टोका नहीं। डॉक्टर अख्तर ने बहुत ध्यान से शंभुनाथ की जांच की। शंभुनाथ को बहुत ज्यादा कमजोरी और इन्फेक्शन की शिकायत हो गई थी। डॉक्टर ने यह भी कंफर्म करके घर के लोगों को बताया कि इनको आखिरी के कुछ दिनों में बहुत गंदी जगह पर रखा गया था। इसके बाद शंभुनाथ सारस्वत की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अख्तर ने उनके आगे के इलाज का बंदोबस्त घर में कर दिया। शंभुनाथ के वापस आने से घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। नौकर से लेकर वो हर बड़ा आदमी जिसको भी शंभुनाथ की खबर थी, वो एक एक करके आने लगा। बढ़ती भीड़ को देखते हुए केशव सारस्वत ने सिक्योरिटी का अच्छा इंतजाम किया था। वो इस बार कोई गलती नहीं करना चाहता था। केशव सारस्वत को इस बात का भी इंतजार था कि कब शंभुनाथ सारस्वत अपने होश में आए और अपने गायब होने की कहानी बताएं। इस बात को उनसे बेहतर कोई भी नहीं समझ सकता था कि उनके साथ उस रात क्या हुआ था, मगर इससे पहले उनका ठीक होना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। वैसे तो डॉक्टर साहब शंभुनाथ के इलाज में थे, मगर उनका कुछ ध्यान इस वक्त कबीर पर भी था। वो उनसे मिलना चाहते थे। उनका नजरिया बता रहा था कि उनके पास कबीर के लिए बहुत सारे सवाल हैं। डॉक्टर साहब घर के बहुत ज्यादा करीब थे, तो वो सबको जानते थे, लेकिन कबीर उनके लिए इस वक्त नया था। वो उसको नहीं जानते थे। उन्होंने कबीर के बारे में जो कुछ भी सुना था, वो सब बात काजल ने उनको बताई थी। असल में डॉक्टर साहब जिस कबीर को जानते थे, वो कोई और इंसान था। अब देखने वाली बात ये थी कि वो किस कबीर की तलाश में थे। दूसरी तरफ कबीर घर के अंदर अपने फोन पे कुछ कर रहा था। शायद से वो किसी ऑडियो फाइल को प्रोसेस कर रहा था। उसका ध्यान इस बात पे भी था कि उसको यहाँ कोई देख ना ले। कुछ देर की कोशिश के बाद उसने इस ऑडियो फाइल को धीमी आवाज में सुनना शुरू कर दिया। इसमें दो लोग बात कर रहे थे। वैसे तो ये रिकॉर्डेड फाइल थी, मगर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। कबीर को बात समझने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना पड़ रहा था। इस फाइल में प्रणव और मनोज की बात रिकॉर्ड की गई थी। आज सुबह जब कबीर प्रणव से मिलने आया था, तो उसने चुपके से एक ऑडियो रिकॉर्डर को उसके कोट में पेन की तरह छिपा दिया था। प्रणव इस बात से अनजान था कि उसकी बातें रिकॉर्ड की जा रही। साउंड प्ले होना शुरू हुआ था। शुरुआत में प्रणय ने किसी कंपनी के आदमी को कॉल लगाया था। इस कॉल पे वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। शायद से उसका कोई प्रोजेक्ट या टेंडर को लेकर अपने स्टाफ की क्लास लगा रहा था। कबीर को इस बात में इंटरेस्ट नहीं था कि उसने ऑडियो फाइल को थोड़ा आगे करके प्ले किया। इस बार उसे किसी और इंसान की आवाज आई, जैसे प्रणव किसी के बिल्कुल पास जाकर बात कर रहा हो। कबीर ने तुरंत अपना फोन पेपर रेडी कर लिया और आगे सुनने लगा। मैंने तुम्हें क्या काम दिया था और तुमने क्या कर दिया? प्रणव ने कहा। देखो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, सोच समझ कर बात करो, दूसरे इंसान ने बोला। क्या समझू अब मैं? तुमने मेरा पूरा खेल बर्बाद कर दिया। मैंने क्या सोचा था? और भूलो मत कि मेरे साथ तुम भी बर्बाद हो चुके हो, प्रणव ने टेंशन में कहा। उसकी टेंशन इतनी ज्यादा था कि उसकी आवाज अब कांप रही थी। प्रणव की बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आगे उस दूसरे आदमी ने प्रणव को समझाते हुए कहा, प्रणव देखो, मैं तुम्हारे नुकसान के जिम्मेदार नहीं हूँ। ये सब प्लान तुम्हारा था। अब जब सब उस लड़के ने बर्बाद कर दिया है, तो तुम सिर्फ मुझे इस बात का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हो। मैं थक गया इस गुलाम वाली जिंदगी से। मेरी आखिरी उम्मीद थी, आज टूट गई, प्रणव ने दुखी होकर कहा। बात समझो, हम फिर से मिलकर कुछ कर सकते हैं। किसी को इस बात का कोई पता नहीं चलेगा। आखिर अब तक जो कुछ भी हुआ तुम्हारे परिवार में, तुमने अकेले ही सब कुछ संभाला। आगे भी ये मौका तुम्हारे पास रहेगा, दूसरे आदमी ने भारी आवाज में कहा। मैंने क्या कुछ नहीं किया अपने परिवार के लिए, मगर आज वो कल का आया हुआ लड़का मुझे। इससे पहले कि कबीर कुछ आगे सुन पाता, किसी ने बहुत जोर से उनके घर का दरवाजा खोला। जैसे कि उम्मीद थी, पूरे घर में सिर्फ एक ही ऐसा इंसान था जो इस तरह से दरवाजा खोलता था। ये थी कबीर की साली अलीशा। वो भी अपने नाना जी को देखने आई थी। उसके आते ही कबीर ने बहुत सावधानी से इस ऑडियो फाइल को बंद करके एक तरफ रख दिया। उसके पीछे काजल की आवाज भी आ रही थी। वो अलीशा को समझाते आ रही थी, अरे चलो अंदर चलो, आपके जीजू ने आज जो काम किया है वो शायद ही कोई कर सके इस फैमिली के लिए, आओ। कबीर उनके आने के पहले ही तैयार बैठा था। काजल ने इस बार सीधा कबीर को पुकारते हुए पूछा, अरे अभी कहाँ हो? अलीशा आई है, देखो। कबीर ने आधे मन से उसका जवाब दिया, हाँ यही हूँ डार्लिंग, वेट करो, आ रहा हूँ। कबीर का अभी कोई मूड नहीं था कि वो अलीशा से बात करे, मगर कोई ऑप्शन नहीं था। अलीशा ने दूर से चिल्लाते हुए कहा, जीजू आओ जल्दी, आपसे पूरी स्टोरी सुननी है, नाना जी के रेस्क्यू की। अलीशा की इस बात को सुनते ही कबीर का दिमाग उड़ गया। सच वो बता नहीं सकता था, तो अब क्या?
क्या आलिशा खुद आई थी या लाई गई थी? कबीर अब क्या बोलेगा उसको? क्या होगा सच का अंजाम? कबीर ने वक्त रहते शंभुनाथ को मनोज के चुंगल से बचा लिया था। उनको किसी पुराने बॉयलर में बंद करके रखा गया था। मनोज के भागने के बाद पुलिस ने उस फैक्ट्री को हर तरफ से घेर लिया था। कबीर जानता था कि उसके पास पुलिस के लिए कोई जवाब नहीं है। वो बस अपने आप को अभी यहाँ से निकालना चाहता था। उसने कार्तिकेय के साथ मिलकर शंभुनाथ को वहां से निकाल लिया। इसके बाद वो सीधा घर की तरफ आगे बढ़ गया। घर पहुंचने पर कबीर को डॉक्टर यासीब अख्तर मिलते हैं। वो कबीर से बात करना चाहते थे, मगर कबीर को अभी कोई सबूत जमा करना था। वैसे तो कबीर जानता था कि कौन हो सकता है शंभुनाथ के किडनैपिंग के पीछे, मगर बिना सबूत के उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। इस तरह वो अपने घर चला गया और शंभुनाथ का इलाज उनके डॉक्टर दोस्त ने शुरू कर दिया। शंभुनाथ की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। घर में सभी लोग उनको देख के बहुत ज्यादा खुश भी थे और दुखी भी थे। कबीर अभी अपने सबूत को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी काजल के साथ अलीशा वहां आ गई। वो जानता था कि अब अगर उसने कोई भी हरकत की तो काजल और अलीशा दोनों को ही शक हो जाएगा। कबीर ने सावधानी से सब सबूत को छिपा दिया। अलीशा अभी अपने नाना जी से मिलने आई थी। घर में आते ही अलीशा ने कबीर को अपना ये इरादा बताया कि उसे जानना है कि उसने शंभुनाथ को कैसे बचाया। वैसे तो कबीर जानता ही था कि उसने क्या किया है, मगर वो अपना राज किसी पे जाहिर नहीं करना चाहता था। अपने सवालों के साथ चहकते हुए अलीशा सीधे कबीर और काजल के बेडरूम में चली गई। वहीं काजल सबके लिए कॉफी बनाने चली गई। पहले तो कबीर को यह बहुत ज्यादा ऑड लगा कि अलीशा उसके कमरे में आने के बाद सीधा उसके बगल में आकर बैठ गई। वो अलीशा से पहले भी मिल चुका था, मगर उसको अलीशा का उसके क्लोज आना पसंद नहीं था। उसने खुद को थोड़ा साइड करते हुए बेड का दूसरा कोना पकड़ लिया। अलीशा उसको बहुत घूर कर देखते हुए स्माइल कर रही थी। कबीर उसके इस स्माइल से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। क्या हुआ जीजू, आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं? अलीशा ने ताना कसते हुए कहा। अब कबीर उसको ये कैसे बताए कि उसकी परेशानी की वजह वो खुद है। कबीर ने हल्की आवाज में कुछ खास नहीं कह के मुस्कुरा दिया। अलीशा को समझ नहीं आया कि कबीर के इस बात का क्या मतलब है। उसने फिर से कबीर को छेड़ते हुए कहा, बताओ ना जीजू यार, आप बहुत ज्यादा छिपाते हो। आप जरूर से पहले इंटेलिजेंस सर्विस या अंडरवर्ल्ड के आदमी होंगे। ये सुनते ही एक पल के लिए तो कबीर की हालत खराब हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अभी उसे सच में ऐसा लग रहा था कि अलीशा ने उसकी पोल खोल दी हो। कबीर के उड़े हुए चेहरे को देख के अलीशा को समझ आ गया कि उसने कुछ ज्यादा बोल दिया है। उसने तुरंत फिर मूड को लाइट करने के लिए कबीर से कहा, सॉरी जीजू, मैं कुछ ज्यादा बोल गई। मैं बस आपका मूड हल्का करना चाहती थी, मगर यू नो ना कि मैं हमेशा करने कुछ जाती हूँ और वो कुछ और जाता है। अरे बहुत खराब हो तुम लोग यार, मेरे बिना ही कहानी शुरू कर दी। ये काजल की आवाज थी जो कमरे में आ गई थी। उसके हाथ में कॉफी के 3 कप थे, जिसे उसने बहुत अजीब तरीके से पकड़े हुए थे। उसके आते ही कबीर का मूड कुछ नॉर्मल हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, यहाँ कोई कहानी शुरू नहीं हुई है। वो तो अलीशा और मैं बस ऐसे ही। अलीशा ने कबीर को सपोर्ट करते हुए कहा, हाँ दी, कोई खास बात नहीं थी, मैं बस आपके हब्बी को परेशान कर रही थी। हाँ, तुम्हारा तो कॉपीराइट है, आफ्टर ऑल साली हो। इस मामले में तो मैं कुछ नहीं बोलने वाली, काजल ने सोफे पे बैठते हुए कहा। कॉफी का कप लेते हुए कबीर ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि दादाजी की तबीयत अब कैसी है? मतलब कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना? इससे पहले कि काजल कुछ बोलती, अलीशा ने कबीर को आंसर दे दिया, हाँ नाना जी अभी ठीक है। डॉक्टर नाना बता रहे थे कि उनको अभी बहुत ज्यादा वीकनेस है और उनको आराम की जरूरत है। कबीर ने बिना कुछ कहे ओके में सिर हिलाया। यहाँ साफ दिख रहा था कि कबीर अलीशा से सीधे तौर पे बात नहीं करना चाहता था। तभी काजल ने बोला, अच्छा अभी आपने दादाजी को कहाँ से तलाशा, मतलब वो आपको कहाँ मिले? कबीर ने कॉफी का लुत्फ उठाते हुए कहा, वो मुझे एक पुराने से खंडहर के पास मिले। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां दादाजी पहले से ही बेहोश पड़े थे। इतना कह के कबीर ने दादाजी के बारे में और सब बता दिया जो उसने लकड़ी मिल में देखा था। कबीर ने ये जगह गलत बताई थी, मगर जो उसने अभी कंडीशन एक्सप्लेन की थी वो एकदम से सच थी। उसने ऐसा इसलिए भी किया था क्योंकि अलीशा का दिमाग बातों को पकड़ने में बहुत ज्यादा आगे है। वो काजल की तरह बातों को हल्के में नहीं लेती थी। कबीर की बात खत्म होते होते अलीशा ने उसको बोल ही दिया, हाँ जीजू सही कह रहे हैं, जैसे डॉक्टर नाना ने बताया था ठीक वैसा ही। अलीशा की बात सुनकर कबीर अंदर से खुद को शाबाशी देता है। इस बीच काजल का दूसरा सवाल आ जाता है, अच्छा तो आपको पता कैसे लगा कि दादाजी वहीं पर हैं? कबीर ने पहले तो कुछ देर सोचने का नाटक किया और फिर बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, किसी ने मेरी मदद कर दी। बस यूं समझ लो कि सही वक्त पे मैंने सही फैसला लिया और मैं पहुंच गया दादाजी के पास। कबीर का हर जवाब बहुत ज्यादा नपातुला था।
वो जानता था कि सच पे किसी को भरोसा नहीं होगा कि इसी परिवार के लोग इस किडनैपिंग में शामिल हैं। झूठ इतनी आसानी से कैसे किसी को कोई मिल सकता है? जीजू, आप सच नहीं बोल रहे हैं। अलीशा ने कबीर को इतना कहा और फिर काजल की तरफ घूम गई। क्या दी, आप भी उनकी हर कही को सही बना रही हो? अब तुम लोग को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं अपने उस दोस्त को भी बुला सकता हूँ जिससे आप सच का पता लगा सकते हो। कहो, बुला लूं उसको? कबीर ने धमकी भरे अंदाज में कहा। वो जानता था कि काजल को भरोसा दिलाने के लिए इतना कहना काफी था, मगर अलीशा के केस में ऐसा नहीं था। वो हर बात की खाल निकालती है और हुआ भी वैसा ही। अलीशा ने कबीर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। कबीर अपने मन में अलीशा को बहुत ज्यादा कोस रहा था। अलीशा को किसी बात पे कन्विंस करना आसान नहीं था। इसके बाद कबीर ने कहा, ठीक है, मैं बुला तो दूंगा, मगर उससे मिलने के बाद अलीशा को उससे शादी करनी पड़ेगी। अलीशा ने नाक टेढ़ी करते हुए कहा, हाँ, बड़े आए मेरी शादी कराने वाले। मैं ऐसे ही किसी से शादी कर लूंगी क्या? डू नॉट फॉरगेट लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम द ओनली प्रिंसेस ऑफ सुबेदी फैमिली। वैसे कबीर की बात में दम तो है। आखिर अब तुम्हारी भी उम्र हो गई है अलीशा। काजल ने अलीशा की टांग खिंचाई करते हुए कहा, हाँ, आपके हब्बी ने बोल दिया तो सब सही हो ही गया। बाकी के लोग तो बस धरती पे ऑक्सीजन गिनने आए हैं। अलीशा ने काजल को कहा। अलीशा की बच्चे जैसी बात सुनकर काजल और कबीर एंजॉय कर रहे थे। अरे जानती है यार, कल जब पुलिस इनको ले गई थी तो मेरी तो जान हलक में आ गई थी, काजल ने अलीशा को बताते हुए कहा। ये सुनते ही अलीशा ने पहले कबीर का चेहरा देखा, उसके बाद काजल को देखते हुए पूछा, क्या जीजू को पुलिस क्यों ले गई थी? वो तीनों आपस में बात कर ही रहे थे कि वहां अचानक से मीरा सारस्वत आ जाती है। काजल ने उसको देखते ही बोला, अरे माँ, जॉइन अस। मीरा ने काजल को जवाब नहीं दिया, मगर अलीशा को समझाते हुए कहा, कबीर जैसे लोगों पर अक्सर पुलिस को शक हो जाता है। इसमें इतना चौंकने वाली बात क्या है अलीशा? ये बात सुनते ही कबीर का चेहरा उतर गया। वो पहले ही बहुत थका और कंफ्यूज था। इसके बाद मीरा के आने के कारण उसका मन और उदास हो गया। ऐसा क्यों बोल रही हो छोटी मामी? आज अगर जीजू नहीं होते तो नाना जी को कोई भी वापस नहीं ला पाता। आप लोग हर इंसान को अंडर एस्टिमेट क्यों करती हो? अलीशा ने खड़े होकर कबीर के सपोर्ट में कहा। मीरा जानती थी कि अलीशा के सामने वो ज्यादा मुंह नहीं चला सकती है। उसने बस अपना मुंह टेढ़ा किया और अपने कमरे में चली गई। काजल को अपनी माँ के कारण बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कलिशा भी समझ गई कि यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया है। इससे पहले कि कोई कुछ और बोलता, कबीर वहां से उठा और घर के बाहर निकल गया। बाहर निकल के उसने सबसे पहले आरके को कॉल लगाया। पहली रिंग में ही आरके ने कॉल पिक कर लिया। कबीर बोला, हेलो आरके। आरके ने जवाब दिया, हाँ बताओ मिस्टर कबीर, कैसे याद किया? कुछ खास नहीं, बस मास्टर जियो की तबीयत जानने के लिए फोन किया था। कबीर ने आरके को अपना इरादा साफ करते हुए कहा, वो भी ठीक है और आज शाम तक हम उनको अपने एरिया में ले जाएंगे। हॉस्पिटल में सेफ्टी का बहुत प्रॉब्लम है, आरके ने कहा। ठीक है, बस जो करना सोच समझ के करना, साथ में मनोज वालिया के आदमियों से सावधान रहना, कबीर ने आरके को सावधान करते हुए कहा। आरके को समझ नहीं आया कि कबीर ऐसा क्यों बोल रहा है, मगर उसने कोई सवाल किए बिना ही फोन नीचे रख दिया। फोन कट होने के बाद कबीर को बहुत झटका सा लगा कि आरके उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। शायद आरके को इस बात का कंफ्यूजन था कि मास्टर जियो आगे चल के कबीर को आरके की पोस्ट दे देंगे। साथ में कबीर काबिल भी बहुत ज्यादा था, तो डर लाजमी था। यही सब सोचते सोचते कबीर अब शंभुनाथ को देखने के लिए आगे बढ़ रहा था कि तभी उसका मोबाइल फिर से बजा। इस बार कार्तिकेय ने उसको कुछ मेल किया था। कबीर ने जब इस मेल को खोल के देखा तो ये कंपनी के अपकमिंग टेंडर थे और लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की लिस्ट थी। इन सब के साथ दूसरे फाइल में कंपनी के अकाउंट डिटेल्स थे। पहले तो कबीर ने सोचा कि इसको बाद में देखा जाएगा, मगर जब उसने कार्तिकेय का मैसेज पढ़ा कि इसको जल्दी से पढ़ के कॉल करिए तो कबीर को शक हुआ। उसने एक एक करके सब डिटेल्स को देखना शुरू कर दिया। इसमें साफ साफ दिख रहा था कि हर हिसाब से हर कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ एक ही इंसान को देने की कोशिश की गई है। सारस्वत परिवार के सभी कॉन्ट्रैक्ट को एक ही कंपनी को देने की कोशिश हुई थी। कबीर ने इस बात पे भी ध्यान दिया था कि मनोज वालिया की बहुत सारी सब्सिडियरी कंपनी को सारस्वत ग्रुप ने जानकर कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इसका यह मतलब था कि जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट के साथ छेड़खानी की गई थी, जैसा कि एक स्टैंडर्ड सेट है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए यह वैसा बिल्कुल भी नहीं था। कुछ डॉक्यूमेंट्स ये भी बताते थे कि वालिया ग्रुप को बहुत सारे पैसे दिए गए थे, वो भी बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर। ये बाजार के भाव से सीधा आधा था, यानी कि वालिया परिवार को सीधे तौर पे बहुत ज्यादा फायदा दिया गया था। कबीर को अब समझ आने लगा कि किस तरह से इस किडनैपिंग में पैसों की हेरफेर हुई है। लेकिन सवाल ये था कि प्रणव वालिया के साथ था या खिलाफ था। इससे पहले कि कबीर आगे कुछ देखता, पीछे से उसे प्रणव ने आवाज लगाई। कबीर अब पूरी तरह से चौंक गया था। पीछे मुड़ के देखने पर उसने पाया कि प्रणव सारस्वत उसके पीछे गुस्से में खड़ा था। क्या कबीर प्रणव को एक्सपोज कर पाएगा? क्या मनोज वालिया दोबारा से कबीर पे अटैक करेगा? क्या होगा?
कब कबीर और डॉक्टर यासिर अख्तर मिलेंगे। कबीर अपने कमरे में बैठ के सबूतों को सुनने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उसको काजल और अलीशा की वजह से रुकना पड़ा। अलीशा अभी ही आई थी। वैसे तो वो कबीर से पहले भी मिल चुकी थी, मगर इस दफा अलीशा का बिहेवियर और कबीर को ट्रीट करने का तरीका बहुत ज्यादा बदल चुका था। कबीर को भी ये बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था कि आखिर अलीशा इस तरह से क्यों बिहेव कर रही थी। खैर, जब काजल वहां आ गई तो उसके सामने अलीशा ने खुद को बदल लिया। बातों बातों में कबीर ने अलीशा और काजल के पूछने पर उनको इस किडनैपिंग की झूठी कहानी सुना दी। सच केवल वही जानता था कि क्या हुआ है और कैसे। कबीर की बातों पे अलीशा को शक था, क्योंकि वो शायद जानती थी कि कबीर किस तरह का आदमी है। बात यह भी थी कि कबीर अगर इस बात को बता भी देता कि घर का कोई अपना आदमी ही इन सब में शामिल है तो बात बिगड़ सकती थी। उसके पास अभी इस बात का कोई भी सबूत नहीं था। कुछ देर बाद जब कबीर बाहर आया तो कार्तिकेय ने उसको कुछ फाइल सेंड किया। उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हुए कबीर को समझ आ गया कि किडनैपिंग का पैसा बिजनेस के टर्म्स में लिया गया है, लेकिन अभी भी इस बात के कोई सबूत नहीं थे कि पैसा किडनैपिंग करने के लिए दिया गया है या किडनैप्ड पर्सन को छुड़ाने के लिए। कबीर अभी आगे बढ़ पाता कि तभी उसको प्रणव की आवाज आई। कैसे हो बच्चे? कबीर ने अभी इस बात की उम्मीद नहीं की थी। उसके एक्सप्रेशन को प्रणव ने पढ़ लिया था। ओह, आप यहाँ मेरे पास? आप खुद मुझे मारने आए क्या? कबीर ने ताना कसते हुए। अगर मारना ही होता तो कब का मार चुका होता, प्रणय ने गुस्से में कहा। हाँ, आखिरकार किसी को किडनैप करने से ज्यादा आसान है किसी को मार देना। क्यों बड़े पापा, सही कहा ना? कबीर ने फिर से प्रणव को छेड़ते हुए कहा। कबीर अपनी बातों में प्रणव को उकसा रहा था। वो चाहता था कि उसके सामने प्रणव अपने गुनाहों को कबूल कर ले, मगर प्रणव भी कहाँ इतनी आसानी से फंसने वाला था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने क्या किया है इससे मतलब मत रखना कबीर। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। प्रणय सारस्वत फ्यूचर पे ज्यादा ध्यान देता है। नहीं नहीं बड़े ससुर जी, जरूरी यह है कि मैं आपको क्या करने लायक छोड़ता हूँ, यह भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कबीर ने भारी आवाज में कहा। तुम नहीं जानते कि इससे पहले कि प्रणव इससे ज्यादा कुछ बोल पाता, कबीर ने अपने मोबाइल को दिखाते हुए कहा कि मैंने मनोज वालिया को फ्री में लोन दिया, कि मैंने बहुत सारे कॉन्टेक्ट में हेराफेरी करके उसको वालिया ग्रुप को दे दिया, कि मैंने अभय वालिया को फिर से खड़ा करने में बहुत बड़ी मदद की, और तो और मेरे इन सब कारण से सारस्वत परिवार का बिजनेस बर्बाद होने की कगार पर आ गया। की बहुत सारे की हैं, लेकिन यकीन मानिए मुझे इन सब में से किसी भी की के बारे में पता नहीं है। कबीर की बातों को सुनते ही प्रणव का पूरा शरीर कांपने लगा। उसका चेहरा काला पड़ गया था। उसकी सांसें पहले से तेज हो गई थी। कबीर समझ गया कि उसने चोर की दाढ़ी में तिनका देख लिया है। प्रणव सारस्वत का पूरा खेल अब एक्सपोज हो गया था। प्रणव वहीं जमीन पे बैठ गया। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। कबीर ने पहले सोचा कि उसको और कुछ कहे, मगर जब उसने देखा कि इतने में प्रणव की हालत हो गई है तो उसने और कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। कबीर को जो अब तक शक था वो अब यकीन में बदल गया था कि प्रणव ने ही शंभुनाथ सारस्वत को किडनैप करने की साजिश की थी। कबीर प्रणव को उसी हालत में छोड़ के वहां से निकल जाता है। कबीर को शंभुनाथ से भी मिलना था। शाम होने को आ रही थी। बड़े घर के अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल थी। कबीर जैसे ही अंदर गया उसको सामने के हॉल में डॉक्टर यासिर अख्तर मिल गए। वो पहले से जानते थे कि कबीर हवेली के अंदर की तरफ आ रहा है। दरअसल प्रणव जब कबीर से बात कर रहा था तो डॉक्टर ने उनको बालकनी से देख लिया था, इसलिए भी वो कबीर के रास्ते में बैठे थे ताकि कबीर को सीधे तौर से मिल सके। कबीर ने सुबह की बात को इग्नोर करते हुए इस वक्त डॉक्टर से आराम से बात करते हुए उनको ग्रीट किया। हेलो सर। अपने मोटे मोटे चश्मे से झांकते हुए उसने रिप्लाई दिया, हेलो यंग मैन। दादाजी कैसे हैं अभी? कबीर ने शंभुनाथ के कमरे की ओर देखते हुए पूछा। डॉक्टर अभी भी कबीर को बहुत अलग तरह से देख रहा था। कबीर ने इस बात को नोटिस तो कर लिया था, मगर उसने इस बारे में कुछ पूछा नहीं। हाँ, अभी वो पहले से काफी ठीक हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि तुम उनको बचा कर लाए थे, डॉक्टर ने भारी आवाज में कहा। हाँ, आप सही समझ रहे हैं, और आपने तो देखा ही है आज सुबह। कबीर ने इस तरह से जवाब दिया कि उसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कबीर की चाल थी। वो जानकर डॉक्टर को इग्नोर कर रहा था कि डॉक्टर को उससे बात करने की दिलचस्पी पैदा हो। कबीर का प्लान सक्सेस भी हो गया। आओ बैठो, कुछ बातें हो जाए, डॉक्टर ने कहा। कबीर ने जल्दी से उसकी पास वाली सीट ले ली। कबीर जानता था कि डॉक्टर को जानने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मास्टर जियो कैसे हैं? कबीर के बैठते ही डॉक्टर यासिर अख्तर ने कबीर से पूछा। कबीर ने जब ये नाम सुना तो कबीर का दिमाग चक्कर खा गया। कबीर शांत से उनको देख रहा था, मानो जैसे कि पूछना चाहता हो, आप मास्टर जियो को कैसे जानते हैं? मगर
अपने शौक के कारण कबीर कुछ बोल नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने इस दफा उसको सिगरेट ऑफर करते हुए कहा, इस बार जब कार्तिकेय से बात करना तो बोलना अच्छे से, मेरे बारे में पता लगा है। तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हर वक्त काफी नहीं होती है, कुछ सोचने के लिए, कुछ करने के लिए। कबीर को डॉक्टर की एक एक बात चुभ रही थी। डॉक्टर जिस हिसाब से बात कर रहा था उसको लगता था कि वो कबीर के बारे में बहुत कुछ जानता है। कबीर अब समझ गया था कि यहाँ अपना मुंह चलाने का कोई मतलब नहीं है। एक सुलझे हुए इंसान की तरह कबीर ने आराम से गहरी सांस लेते हुए कहा, सर आप तो सब जानते हैं, तो ये भी जानते ही होंगे कि मास्टर जियो कैसे? हाँ जानता हूँ, उसका ऑपरेशन हुआ है और वो आज ही हॉस्पिटल से अपने घर शिफ्ट कर गया है, डॉक्टर ने कहा। इससे पहले कि कबीर कुछ कह पाता, डॉक्टर ने फिर से कहा, आप एक बात जानते हैं मिस्टर कबीर, आत्मविश्वास होना सकारात्मक सोच का सबसे अच्छा हिस्सा है और अति आत्मविश्वास सबसे खराब है। लेकिन हम हमेशा अति आत्मविश्वास को चुनते हैं, यहीं से समस्या शुरू होती है। आप प्लीज मुझे कबीर कहिए, और आपका इशारा किस तरफ है ये मैं नहीं जानता, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। तुम जब यहाँ आए तो तुम जानते थे कि मैं कौन हूँ, ये तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस था। लेकिन जब मैंने तुमसे मास्टर जियो के बारे में पूछा तो तुम्हारा ओवर हुआ कॉन्फिडेंस जरा नीचे आते हुए कॉन्फिडेंस में बदल गया, डॉक्टर साहब ने हाथ के इशारे से बताया। हाँ आप सही हैं, मैं कुछ ज्यादा यकीन का शिकार हो गया था, कबीर ने आराम से अपनी गलती मानते हुए कहा। अच्छा ये बताओ तुम्हें इस किडनैपिंग के बारे में कब से पता था, डॉक्टर ने कबीर से पूछा। मुझे तो किडनैपिंग होने के करीब 10 घंटे बाद पता लगा कि ऐसा कुछ हुआ है, कबीर ने सोचते हुए कहा। मुझे इस बात का पता 10 दिन पहले से है, डॉक्टर ने कहा। ये बात सुनते ही कबीर का दिल बैठ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस डॉक्टर को इतना कुछ कैसे पता है। डॉक्टर के साथ था, एक एक पल उसे परेशान करते जा रहा था। कबीर ने तुरंत से जवाब देते हुए पूछा, अगर आपको पता था कि ये सब होने वाला है तो आपने इसे क्यों नहीं रोका? इस केस के कारण कितना परेशान हुए हम लोग। कबीर की बात को काटते हुए उन्होंने कहा, जानते हो कबीर, परिवर्तन ही संसार का बहुत बड़ा नियम है, जो बदलता नहीं वो मिट जाता है। मतलब ये हम सब के लिए इतना बड़ा मामला है, मगर पता नहीं आपको इसमें क्या अच्छा लग रहा है। कबीर ने थोड़ा गुस्से में बोला, उसको अभी सच में जवाब चाहिए था। उस इंसान के लिए इमोशनल मत हो जिसने तुमको कभी इज्जत नहीं दी। खैर अब इज्जत दे ही दी है तो सुनो, शंभुनाथ सारस्वत को मैंने समझाया था, लेकिन वो खुद को बदलना नहीं चाहता था, इसलिए उसने इसकी कीमत चुकाई है, डॉक्टर ने कहा। आप क्या बात कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपने दादाजी को क्यों नहीं बचाया? कबीर ने फिर से डॉक्टर पे उंगली उठाते हुए कहा। तुमने तो मेरे कॉल डिटेल देखे ही हैं, इससे भी पता नहीं लग पाया कि मैंने शंभुनाथ को कितना समझाया, डॉक्टर ने फिर से कबीर को समझाते हुए कहा। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी इस इंसान का क्या करे। ये ना तो खुल के कबीर को कुछ बता ही रहा था और ना ही खुल के छिपा ही रहा था। कबीर की उलझन को देख के डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ कबीर तुम्हें अब क्या चाहिए? कबीर उनके सवाल को सुन के चौंक गया। उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुझे मेरी फैमिली चाहिए, बाकी जो कुछ भी था वो मैंने कमा लिया है। ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इस घर की दीवारें भी तुमसे नफरत करती है, मगर कोई बात नहीं, जहां से मैं देख पा रहा हूँ ये काम बहुत जल्द होने वाला है, डॉक्टर ने कबीर से कहा। मगर कैसे सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कबीर ने परेशान होकर कहा। मैंने अभी भी तुमको समझाया है कि वक्त का काम वक्त पे छोड़ देना चाहिए। तुम बस मुझे इतना बताओ कि काजल बिटिया के लिए क्या कर सकते हो, डॉक्टर ने कबीर को आजमाते हुए पूछा। एक सिंपल लाइन में कहूँ, मेरे लिए उससे बढ़ के कोई नहीं है, कबीर ने पक्के इरादे से जवाब दिया। अच्छी बात है, कायम रखना अपनी सोच को। और इससे पहले कि डॉक्टर साहब कुछ बोलते वहां मानसी भी आ गई। जोकर इंसान क्या क्या लिखा है तुमने मेरे पापा के साथ? जब से वो तुमसे बात करके आए हैं उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो? मानसी ने कबीर को टोकते हुए कहा। कुछ खास नहीं, बस हल्की सी कॉमेडी हो गई है उनके साथ, वो उसी हंसी को दबा नहीं पा रहे थे। तुम परेशान मत हो, अब वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे, कबीर ने मानसी को कहा। क्या बकवास कर रहे हो, ठीक क्यों नहीं हो पाएंगे? तुम डॉक्टर हो क्या? दो कौड़ी के सड़क छाप इंसान हो। और मानसी की बात को कबीर ने काटते हुए कहा, इसी दो कौड़ी के इंसान के सामने आप कुछ दिन पहले दादाजी के बर्थडे के लिए भीख मांग रही थी। कबीर की इस बात को सुनकर पास में बैठे डॉक्टर यासीब हंसने लगे। मानसी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो जानती थी कि वो कबीर का कुछ नहीं कर सकती है। उसके बाद मानसी वहां से चली गई। उसके जाते ही डॉक्टर यासीब भी शंभुनाथ के पास जाने को तैयार हो गया। ऐसे भी कुछ देर हो गई थी उसको अपने पेशेंट से मिले हुए। जैसे वो खड़े हुए, कबीर ने उनको रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं सर? बस यही हूँ, मिलता हूँ तुमसे बाद में, इतना बोल के डॉक्टर साहब जाने लगे। कुछ कदम आगे निकल के उन्होंने बोला, शुरुआत अच्छी है, कीप इट अप। कबीर उनको जाता हुआ दिख रहा था। कबीर को कोई आइडिया नहीं था कि डॉक्टर यासीम ने उसके दिमाग पर कितना अच्छा असर डाला है।
सब बात के बीच कबीर को ये समझ आ गया कि उसे अब फैमिली में डोमिनेट करना चाहिए। इन सब के बीच अचानक से एक नौकर भागता हुआ आया कि प्रणव साहब को हार्ट अटैक आया है। इस खबर को सुनते ही कबीर के कान खड़े हो गए। डॉक्टर साहब अभी सीढ़ियों पर ही थे, वे भी रुक गए। क्या होगा प्रणव सारस्वत का? क्या कबीर परिवार के सामने करेगा उनका पर्दाफाश? क्या था डॉक्टर यासीब का प्लान? कबीर अपने गार्डन में टहल रहा था कि तभी वहां प्रणव भी आ गया। बातों बातों में कबीर ने प्रणव को उसके किए हुए सारे काम याद दिला दिए। प्रणव को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा झटका लग गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे इस मामूली से डिलीवरी बॉय को बिजनेस के इतने बड़े बड़े दांव पेच समझ आ गए। ज्यादा देर नहीं लगी और प्रणव की हालत खराब होने लगी। कबीर उसको उसी हालत में छोड़ के बड़े घर के अंदर चला गया। घर के अंदर उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर यासीब से। जैसे अभी कुछ देर पहले प्रणव को झटका लगा था, ठीक उसी तरह से इस बार कबीर भी हैरान हो गया। दरअसल डॉक्टर साहब को कबीर के बारे में सब पता था। कबीर समझ नहीं पा रहा था कि ये नॉर्मल सा दिखने वाला डॉक्टर भी कोई ऐसा काम कर सकता है। उसने फिर डॉक्टर को सीरियस लेना शुरू किया। डॉक्टर ने जो भी बातें बताई, कबीर आराम से खुद उन बातों से रिलेट कर पा रहा था। इससे पहले कि डॉक्टर साहब अपने पेशेंट को देखने वापस जाते, घर के नौकर ने बताया कि प्रणव को हार्ट अटैक आया है। ये सुनते ही कबीर और डॉक्टर साहब एक साथ प्रणव के कमरे की तरफ भागे। जब वो दोनों कमरे में आए तो प्रणव दर्द से बेहोश हो गया था। डॉक्टर साहब ने तुरंत सबको हटा के उसका चेकअप किया। कमरे में पहले से ही प्रणव सारस्वत की पत्नी नंदिनी और उसकी बेटी मानसी बैठे हुए थे। कबीर अभी सबसे पीछे खड़ा था। वो इस बात को समझ गया था कि अगर अभी उसने कुछ कहा तो घर के सब लोग अपना अपना गुस्सा उसके ऊपर ही निकाल देंगे। ये खबर घर में आग की तरह फैल गई। कुछ देर में अंदर वहां काजल और मीरा भी आ गए। काजल के आते ही मानसी उसको पकड़ के रोने लगी। मीरा ने भी तुरंत केशव को फोन कर दिया। उसने उसको घर की सब कंडीशन को समझा दिया। केशव ने तुरंत आने का बोल के फोन रख दिया। अभी सबकी नजरें डॉक्टर यासीब पे ही रुकी थी। कमरे में अब इतनी खामोशी छा गई कि घड़ी को भी सुना जा सकता था। आखिर में डॉक्टर साहब सबकी तरफ मुड़े और कहा, प्रणव की हालत अब ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं। हाँ, आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है कि इनको अभी कोई भी ऐसी बात नहीं बताई जाए जिससे कि टेंशन या एंजाइटी हो। इससे पहले कि कोई कुछ और पूछता, डॉक्टर यासीब ने कबीर को बोला, कबीर मैंने कुछ टेस्ट लिखे हैं हार्ट से रिलेटेड, तुम प्लीज कल इन सबको करने की कोशिश करना। डॉक्टर की इस बात से कबीर बहुत ज्यादा हैरान हो गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि यासीब अख्तर उसको इसी तरह के काम में फंसा सकते। तभी पीछे से मानसी की आवाज आई, डॉक्टर दादा आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने हैरान होकर पूछा, किस बात के लिए क्या कर रहा हूँ? मेरे दादा के इलाज में इस आदमी का कोई कंट्रीब्यूशन मुझे नहीं चाहिए। जो कुछ टेस्ट करने हैं मैं खुद जाकर करा लूंगी। मानसी ने बहुत तेज आवाज में कहा और डॉक्टर समझ गए कि उन्होंने मानसी की कोई दुखती हुई नस पे हाथ रखा है। डॉक्टर मानसी को कुछ बोलने ही वाले थे कि मानसी की माँ यानी कि नंदिनी सारस्वत ने अपनी बेटी का स्टैंड लेते हुए कहा, मानसी सही कह रही है, हमें इस इंसान की कोई मदद नहीं चाहिए। डॉक्टर ने मन में सोचा, अगर इन सबको सच पता लग जाएगा तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। मगर अभी हालत इतने नाजुक थे कि कोई भी बात इस परिवार को बर्बाद कर सकती थी। एक पल के लिए डॉक्टर यासीब को अपने दोस्त शंभुनाथ की भी याद आ गई। वो हल्के से मुस्कुराया। तभी मानसी उसके पास आकर बोली, क्या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है? मैंने कहा वो टेस्ट का प्रिस्क्रिप्शन मुझे दे दीजिए। मानसी का बिहेवियर बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते जा रहा था। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि कब उसने अपने आप को अपने लिमिट से बाहर कर लिया। इन सब के बीच कबीर वहां चुप से खड़ा होकर सबकी बात सुन रहा था। वो इस बात को भी समझ रहा था कि इस घर के लोग उससे कितना ज्यादा नफरत करते हैं। अलीशा भी वहीं कबीर के पास खड़ी थी। वो कभी कबीर को तो कभी घर के बाकी लोगों को देख रही थी। इस जगह उसने भी समझ लिया कि सारस्वत परिवार में कबीर की क्या जगह है। सब कोई अपनी अपनी राय दे रहे थे कि तभी मानसी गुस्से में कबीर के पास गई और उसकी कॉलर पकड़ के बोली, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मेरे पापा को कुछ भी हुआ मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। क्यों तुम मारोगी इन्हें? आखिर बड़े पापा की तबीयत से क्या रिलेशन है इनका? अपने शब्दों के साथ काजल भी अब लड़ाई में शामिल हो गई थी। कबीर को देखकर अच्छा लग रहा था कि उसकी वाइफ सबके सामने उसका सपोर्ट कर रही थी। तुम जानती ही क्या हो काजल? नंदिनी ने बोला। हाँ, माँ सही कह रही है। इस फटीचर ने मेरे पापा की तबीयत खराब की है। जब ये गार्डन में था तो ये वहां मेरे पापा से कुछ बात कर रहा था। काजल ने मानसी की बात को काटते हुए कहा, हाँ तो क्या, बात करने से किसी की तबीयत कैसे खराब हो सकती है? जरा कुछ सोच के तो बोला करो। काजल का यूं कबीर को सपोर्ट करना मीरा को पसंद नहीं आ रहा था। वो बहुत देर से चुप थी, मगर जब काजल ने अपनी आवाज ऊंची की तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसको तो पहले से ही इस बात से नफरत थी कि उसकी बेटी परिवार की जगह एक बाहर के लड़के का सपोर्ट कर रही है। मीरा ने हल्के से कहा, हमेशा कबीर सही नहीं हो सकता है बेटा।
आपको अपनी बहन और बड़ी मम्मी की बात को अच्छे से सुनना चाहिए। लेकिन मम्मी, क्या लॉजिक है ये? सिर्फ बात करके किसी को बीमार कैसे किया जा सकता है? काजल का सवाल बहुत जायज था, मगर वो अभी नहीं जानती थी कि प्रणव की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद है। काजल की बात पे उसकी माँ पे कोई खास असर नहीं हुआ। उसने अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, बेटा, हो सकता है कि कबीर ने बड़े भाई साहब से कोई ऐसी बात कह दी हो जिससे उनको चोट पहुंची हो। और फिर क्या मम्मी? आप लोगों को कबीर में कभी कुछ अच्छाई दिख ही नहीं सकती है। एक आदत है और बस उसी आदत को हर रोज रिपीट करना है। काजल ने अपनी माँ की बातों को काटते हुए कहा। पिता कहने के साथ ही काजल की आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। वो शायद अपने घर वालों से लड़ते लड़ते थक गई थी। कबीर बहुत ज्यादा बेबसी के साथ उसका चेहरा देख रहा था। आज उसको इस बात का एहसास हो रहा था कि सच में उसने काजल को खुद के साथ बहुत ज्यादा तकलीफ दे दी है। तकलीफ के मायने कोई तब तक नहीं समझ पाता जब तक उसके अपने उसके सामने बेबस नहीं होते। इतने में डॉक्टर ने सभी लोगों को उस कमरे से बाहर निकलने को कहा। अचानक से सबको याद आ गया कि यहाँ पे कोई पेशेंट है जिसको अभी आराम की जरूरत है। धीरे धीरे करके सब लोग कमरे के बाहर चले गए। अलीशा को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि घर में दो लोग बीमार हैं और यहाँ लोग इस तरह से लड़ रहे हैं। वो भी इस बात को जानती थी कि सारस्वत परिवार में अनबन चल रही है। यहाँ तो उसको ये भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन किसकी साइड है। अलीशा इस लड़ाई को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने अपना फोन उठाया और वहां से निकल गई। हर कोई अभी भी कबीर को गालियां सुनाने के मूड में था। काजल भी अभी हवेली से अपने घर की तरफ लौट गई थी। वहीं मीरा अभी भी नंदिनी के साथ बैठी थी। कबीर भी वहां से निकल गया था। डॉक्टर साहब भी सब बातों से परेशान होकर शंभुनाथ के कमरे में चले गए थे। कमरे में बहुत ज्यादा शांति थी। वो आराम से आगे आए और धीरे धीरे कदमों के साथ शंभुनाथ के पास जाकर बैठ गए। डॉक्टर यासीब शंभुनाथ के बहुत ज्यादा पुराने दोस्त थे। वो शंभुनाथ को तब से जानते थे जब शंभुनाथ एक आम लड़के की तरह दिल्ली पढ़ाई करने आया था। जवानी के समय की ये दोस्ती कुछ इस कदर गहरी थी कि सब इसकी मिसाल दिया करते थे। सिर्फ डॉक्टर यासीब ही नहीं, शंभुनाथ ने भी इस दोस्ती को बहुत ज्यादा अच्छे से निभाया था। डॉक्टर यासीब का अपना परिवार नहीं था। वो शंभुनाथ के परिवार को ही अपना परिवार मानते थे। अभी आखिर के 10 साल में उनका आना जाना कुछ कम हो गया था, मगर आज जब उसके सामने इस परिवार में दरार दिख रही है तो वो अपनी बेबसी किसी से नहीं कह पा रहे हैं। शाम अपनी रफ्तार से रात की तरफ बढ़ गई थी। डॉक्टर साहब अपनी पुरानी यादों को सोचते हुए कब कुर्सी पे सो गए उनको पता ही नहीं चला। उनकी नींद तब खुली जब किसी ने उनके दरवाजे पे दस्तक दी। डॉक्टर साहब चौंक के उठ गए। वैसे तो दरवाजा खुला था, मगर आने वाले ने बहुत सलीके से अंदर आने की इजाजत मांगी थी। डॉक्टर जब पूरे होश में आए तो उन्होंने धीरे से कहा, आओ अंदर आ जाओ। दूसरी तरफ घर के गार्डन में कबीर अपने घर के काम को खत्म करके बैठा था। वो आज सच में बहुत ज्यादा उदास था। आज जो कुछ भी हुआ था वो उससे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आखिर 2 साल में उसने इस परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया था, मगर सबसे बदले में बस कुछ इज्जत चाहिए। आज भी जब वो इस परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा था तो उल्टा उसी को हर गलती का जिम्मेदार माना जा रहा था। अब तो हालत ये थी कि काजल को भी घर के लोग खुद से दूर करने लगे थे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अलीशा की तीखी आवाज ने कबीर का ध्यान अपनी ओर खींचा। कबीर एकदम से ऐसा हो गया जैसे वो अभी नींद से जागा हो। अलीशा समझ गई थी कि कबीर बहुत ज्यादा गहरी सोच में वहां पर बैठा था। नहीं, बस कुछ नहीं, यूं ही आ गया था, कबीर ने कहा। उसकी बातों से इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा था। समझ सकती हूँ मेरे नाना के घर वाले आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं, मगर एक बात बताइए, ये लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते हैं? I mean, आप कितने अच्छे हो? अलीशा ने कबीर से पूछा। क्या मतलब है इन बातों का मिस अलीशा? कबीर ने रूखे तरीके से कहा। हर चीज में मतलब नहीं देखना चाहिए। कभी कभी एक प्यार भरा साथ भी आपको बहुत कुछ दे सकता है, अलीशा ने कबीर को समझाते हुए कहा। हाँ, ये तो उन लोगों को समझाओ जो मुझे और काजल को अलग करना चाहते हैं। कबीर के बात में उसका गुस्सा साफ दिख रहा था। एक बात तो जानते हैं, आप जैसे इंसान को इससे बेहतर परिवार मिलना चाहिए था, जैसे कि मेरी फैमिली। वहां सब हमेशा चिल करते हैं। अलीशा ने अपने परिवार के बारे में रेफरेंस देते हुए कबीर को बताया। कबीर ने तुरंत ताना कसते हुए कहा, हाँ, इसलिए आपकी माँ आपके भाई को ताने मारती रहती है और शायद से वो उसको कहीं जाने के लिए भी बोल रही थी। अरे जीजू, उस दिन पार्टी में आदमी ही कितने थे और कौन सा आदमी मेरी मम्मी की बात को सुनने में इंटरेस्टेड है? अलीशा ने कहा। आदमी भले ही ना हो, मगर औरतें जरूर थी, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो उस पार्टी में 750 लोग आए थे, कबीर ने कहा।
अलीशा को समझ आ गया कि कबीर के सामने कुछ भी बोलने से पहले सोचना पड़ेगा। उसने तुरंत जवाब दिया, क्या यार जीजू, आप मजाक भी नहीं समझते। इतना कहते कहते अलीशा ने कबीर के हाथों को पकड़ लिया था। हालांकि उसका इरादा गलत नहीं था, मगर वो एक बात नहीं जानती थी कि काजल उसको पीछे से देख रही है। दरअसल ये खाने का वक्त था। काजल कबीर को यहाँ खाने के लिए बुलाने आई थी। क्या प्रणव का सच आएगा सारस्वत परिवार के सामने? क्या कबीर इस बार भी अपने आप को जलील करेगा? क्या करेगी काजल जब अपना सच सुनने के बाद प्रणव की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। डॉक्टर यासीब ने उसका इलाज तो कर दिया था, मगर अभी भी उसके सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी थी। इन सब बातों का जिम्मेदार कबीर को ठहराया जा रहा था। कबीर ने किसी से कोई विरोध नहीं किया। वो जानता था कि उसकी बात कोई नहीं मानेगा। ऐसे भी इस परिवार में वो सिर्फ एक जोकर था। काजल के अलावा कोई नहीं था जिसको कबीर की थोड़ी सी भी फिक्र हो। जैसे ही काजल ने कबीर के सपोर्ट में कुछ कहना शुरू किया, पूरे घर के लोग उसके पीछे पड़ गए। देखते ही देखते पूरे घर का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया। डॉक्टर यासीब को भी ये देखकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि शंभुनाथ सारस्वत के घर में फैमिली वैल्यू नहीं बची है। एक तरफ कबीर था जिसने अपनी जान पे खेल के घर के लोगों की हिफाजत की थी, मगर उसका साथ कोई नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ था प्रणव, जिसने अपने स्वार्थ के लिए अपने घर के लोगों को धोखा दिया था, लेकिन हर आवाज उसके साथ थी। लगातार बिगड़ते हालात के कारण कबीर का भरोसा भी अब कमजोर होने लगा था। वो जानता था कि अगर उसे कुछ करना है तो अपने आप को पहले इस परिवार में अच्छे से शामिल करना होगा। अपने जीवन के हर घाव को वो अकेला ही जी रहा था। यहाँ पे अलीशा ने उसके मूड को समझते हुए उसकी मदद करने की कोशिश की, मगर कबीर को खोल पाना इतना आसान नहीं था। अब अलीशा और कबीर एक दूसरे से बात कर रहे थे तो वहां काजल भी आ गई। काजल को आता देख कबीर थोड़ा सहम गया। वो जानता था कि काजल को ये बात पसंद नहीं आएगी कि कबीर किसी और लड़की का हाथ पकड़ के बैठा है। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कब से परेशान हो रही हूँ। काजल ने पास आते हुए कबीर से बोला। कुछ नहीं दी, मैं बस जीजू का मूड चीयर अप करने की कोशिश कर रही थी, अलीशा ने जवाब देते हुए कहा। कबीर अभी भी खामोश था। वो अंदर से बहुत ज्यादा दुखी था। कबीर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि आपने कोई गलती नहीं की है, काजल ने कबीर की पीठ को सहलाते हुए कहा। कबीर ने फिर चुपके से काजल का हाथ थामा और चूम लिया। ये इस बात का संकेत था कि कबीर को बस उसका साथ चाहिए। अलीशा इन चीजों को देख के कुछ डिस्टर्ब होने लगी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, मगर हाँ, कुछ हो तो रहा था। अपने आप को कबीर ने संभाल लिया था। इसके बाद वहां बैठे तीनों लोग घर के अंदर चले गए, मगर वो लोग इस बात को नहीं जानते थे कि आगे कौन सा तूफान उनका इंतजार कर रहा है। बड़े घर के अंदर नंदिनी, मीरा और मानसी मिलकर कबीर को हमेशा के लिए घर से बाहर निकालने का प्लान बना रहे थे। जाहिर सी बात है वो कबीर को किसी भी कीमत पर अब इस घर में नहीं देखना चाहते थे। मानसी इस वक्त इतने गुस्से में थी कि उसने तो कबीर को जहर देकर मारने का मन भी बना लिया था। बाद में मीरा ने उसको ये समझाते हुए इस प्लान को कैंसिल कर दिया कि काजल कभी भी कबीर के मरने से ठीक नहीं होगी। अगर कबीर इस तरह से मर जाता है तो बाद में पुलिस केस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। आखिर में उन लोगों ने डिसाइड किया कि पहले प्रणव ठीक हो जाए, उसके बाद फिर कबीर को संभाला जाएगा। अगली सुबह घर का माहौल ठीक था। रात के बवाल के बाद अभी सब नॉर्मल थे। कबीर और मीरा अपने अपने काम में लग गए थे। काजल कॉलेज जा चुकी थी। मानसी और नंदिनी प्रणव के कमरे में थे। प्रणव को सुबह 5 बजे होश आया था। होश आने के बाद डॉक्टर साहब ने उसका चेकअप कर लिया था। उसको देखने के बाद डॉक्टर यासीब अब शंभुनाथ के पास आकर बैठ गए थे। हर दिन की तरह जब डॉक्टर यासीब न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तब अचानक से शंभुनाथ सारस्वत को होश आ गया। वो कोशिश कर रहे थे कि उठ सके, मगर उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। उनकी आवाज में थोड़ी सी लड़खड़ाहट भी नजर आ रही थी। शंभुनाथ को हिलते हुए देख के डॉक्टर यासीब ने तुरंत उनको पकड़ लिया। उनकी जब आंख खुली तो उनके सामने डॉक्टर यासीब अपने चाय के साथ बैठे हुए थे। हम कहाँ हैं यासीब? शंभुनाथ ने पूछा। हम लोग अभी सारस्वत परिवार के घर में हैं। तुम्हें अब कैसा लग रहा है? डॉक्टर यासीब ने अपने चेकअप इंस्ट्रूमेंट्स को पास रखे अपने बैग से बाहर निकालते हुए पूछा। परिवार? घर? ये कुछ भी मेरा नहीं है, शंभुनाथ ने दबी आवाज में कहा। क्यों, ऐसा क्या हो गया अब तुम्हारे साथ? अपना हाथ आगे करो, डॉक्टर यासीब ने कहते हुए उसके हाथ में बीपी नापने के लिए मशीन लगा दी। डॉक्टर, तुम नहीं सुधरोगे, सब जानते हुए भी पूछ रहे हो कि क्या हुआ है मेरे साथ? बीमारी का इलाज करना मेरा काम है, उसके सिम्टम्स बताना नहीं, डॉक्टर यासीब ने कहा। बात करने के साथ साथ डॉक्टर यासीब शंभुनाथ का चेकअप भी कर रहे थे। उनको पता था कि शंभुनाथ किस बारे में बात कर रहे हैं।
मगर उनको रिलैक्स रखने के लिए डॉक्टर खुद को अनजान बना रहे थे। ये लाइलाज बीमारी है, मौत के साथ ही जाएगी, शंभुनाथ ने उदास लहजे से कहा। अरे कुछ नहीं हुआ है यार, बेकार का तुम परेशान हो रहे हो, बस थोड़ा सा एज फैक्टर है। अच्छा तो तू क्यों नहीं बीमार होता, तू भी तो मेरे ही एज का है, शंभुनाथ ने बोला। इतनी देर में डॉक्टर ने अपना चेकअप कंप्लीट कर लिया था। उसने हंसते हुए बोला, मुझे अभी नई नर्स के साथ फ्लर्ट करना है, शायद इसलिए। शंभुनाथ को ज्यादा ताकत तो नहीं थी, मगर वो अंदर से बहुत जोर से हंसा। उसके बाद खुद को संभालते हुए कहा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, एक मेरे लिए भी देख लेना। डॉक्टर यासीब और शंभुनाथ एक दूसरे को अपने पुराने दिल याद दिला रहे थे। वो लोग अक्सर अपने कॉलेज के टाइम पर बाहर घूमने निकल जाया करते थे और अपने आप को किसी भी तरह की मस्ती में डाल देते थे। फिर चाहे वो किसी को परेशान करना हो, एड्रेस पूछने के बहाने नई लड़कियों से बात करना, जबरदस्ती किसी के शादी में खाना खा लेना। एक दफा कॉलेज के सबसे मजबूत लड़के को डॉक्टर यासीब ने बहुत मारा था, वो इसलिए उसने शंभुनाथ को परेशान किया था। दोनों के कॉलेज के किस्से बहुत ज्यादा मशहूर थे। वक्त भी कितनी जल्दी आगे आ जाता है। एक बात जानता है वक्त की सबसे खराब आदत क्या होती है, डॉक्टर ने अपनी कुर्सी लेते हुए कहा। हाँ जानता हूँ, ये किसी एक का नहीं रहता, शंभुनाथ ने कहा। हाँ सही है, मगर एक और बात है, ये आगे निकल जाता है और इंसान इसका इंतजार करते रह जाता है, डॉक्टर ने कहा। हाँ यार बात तो सही बोल रहा है, मेरा परिवार भी वक्त की तरह ही है, वो सब आगे आ गए मगर जिसने उनको बनाया वो पीछे रह गए, शंभुनाथ ने कहा। मैंने तुमको पहले भी आगाह किया था मगर तुमने मेरी बात कभी नहीं मानी, यही दिक्कत तुम्हारे साथ हमेशा से रही है, डॉक्टर ने कहा। हाँ मैं जानता हूँ, मगर मेरी इतनी बड़ी भी गलती नहीं है। गलती है शंभुनाथ, गलती है। तुमने सबसे बड़ी गलती की, अपने बड़े बेटे को एक तरफा बिजनेस दे दिया। तुम ये भी जानते थे कि उसके अंदर घमंड है। घमंडी लोग कभी भी अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं, डॉक्टर ने अपने चश्मे को साफ करते हुए कहा। लेकिन छोटा भी बिजनेस संभालने के लायक नहीं था, तुम जानते हो उसने। शंभुनाथ कुछ कहता है इससे पहले ही डॉक्टर ने उसको टोकते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ उससे क्या गलती हुई थी, मगर क्या तुमने उसको दूसरा मौका दिया? हमारे घर के कुछ उसूल हैं यासीब, उसूल माय फुट, उसूल जिंदगी स्मूथ करने के लिए बनाए जाते हैं, जिंदगी तबाह करने के लिए नहीं, डॉक्टर ने इस बार कुछ ज्यादा जोर से बोल दिया। उसके बाद शंभुनाथ के पास खुद के गुनाह को ढकने के लिए शब्दों के चादर खत्म हो गए। उसको समझ आ गया कि उसने जो फैसला लिया था वो उस वक्त तो ठीक था, मगर उसका असर अब दिख रहा था। दरअसल शंभुनाथ को डॉक्टर ने उसके किडनैप होने के पहले ही बता दिया था कि उसकी किडनैप करने की साजिश हो रही है, मगर शंभुनाथ को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। शंभुनाथ को अभी भी ये पता नहीं था कि यह काम प्रणव ने किया है। उसको बस इतना मालूम था कि घर के किसी आदमी ने उसको किडनैप करने की साजिश की है। शंभुनाथ का उदास चेहरा देख के डॉक्टर उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहता है, दोस्त अभी भी बहुत है इस जगह और इस परिवार में, तुम चाहो तो सब ठीक कर सकते हो, हिम्मत रखो दोस्त। शंभुनाथ की लाचारगी इस वक्त कोई नहीं समझ सकता था। उसने जिस दिन के लिए सब कुछ खड़ा किया था, आज उससे वही सब कुछ छीन चुका था। जानते हो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये ज्यादा अच्छा है कि तुम अकेले हो, शंभुनाथ ने उदास चेहरा छिपाते हुए कहा। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, एवरी माउंटेन हैज अ वैली, फॉर एवरी स्ट्रेंथ देयर इज अ वीकनेस, एवरी अप हैज अ डाउन, फॉर एवरी ईयर देयर इज एन आउट। हाँ हाँ समझ गया, कितनी इंग्लिश बोलेगा, शंभुनाथ ने डॉक्टर को टोकते हुए कहा। यार दुबई में जितने भी आते हैं सब इंग्लिश में बात करते हैं, सॉरी आदत हो गई है, डॉक्टर ने सफाई देते हुए कहा। अच्छा एक बात बता, मुझे किसने बचाया, कौन आया था मुझे इस बॉयलर से निकालने, पुलिस आई थी क्या? कबीर ने बचाया है तुम्हें। अपने दोस्त की बात सुन के शंभुनाथ बहुत ज्यादा हैरान हो गया। उसने जो सुना था वो उसके लिए बहुत ज्यादा अजीब था। इतने बड़े लोगों के होते हुए भी कबीर जैसे आदमी ने उसको बचाया। डॉक्टर समझ गए कि शंभुनाथ अभी क्या सोच रहा है। क्या हुआ शंभुनाथ, कि सोच में पड़ गए? डॉक्टर ने फिर से कहा। कुछ नहीं डॉक्टर, सोच रहा था कि कभी कभी अपने भी ऐसा काम करते हैं कि शर्म आती है, और कभी पराये भी ऐसा काम करते हैं कि उससे इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है। अब इस बात के लिए तैयार रहना कि हर कोई इस काम का क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा। मैंने बस तुमको सच बताया है, डॉक्टर ने शंभुनाथ को समझाते हुए कहा। अब कुछ बहुत बड़े की जरूरत है और होगा भी वही। शंभुनाथ ने किसी बात का फैसला किया और चुप हो गया। घर के दूसरे हिस्से में प्रणव को रेस्ट करने के लिए कहा गया था। उसकी तबीयत तो अच्छी थी मगर अभी उसको आराम की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मानसी और नंदिनी कमरे के बाहर आपस में कोई बात कर रहे थे। बात बहुत ज्यादा गंभीर थी, शायद इसलिए वो दोनों बहुत धीरे बात कर रहे थे। मॉम एक बात बताओ, क्या पापा ने कुछ गड़बड़ की है क्या? मानसी ने कहा। लगता तो नहीं है, आखिर उन्होंने इस परिवार को कितना कुछ दिया है, नंदिनी ने कहा।
आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है कि कबीर जैसा मामूली इंसान उनको कुछ बातें कहें और वो उसके डर से इतने बीमार हो जाए? मानसी ने कंफ्यूजन में अपनी माँ और खुद से पूछा। मानसी, तमीज से बात करो, वो तुम्हारे पापा हैं, नंदिनी ने गुस्से में कहा। अपनी माँ का ये रूप देख के उसके होश उड़ गए। अरे माँ, मैं बस गैस कर रही थी। आप तो एकदम से सीरियस हो गई, मानसी ने कहा। इससे पहले कि नंदिनी कुछ जवाब देती, उसने देखा कि कबीर बहुत आराम से दबे पांव प्रणव के कमरे में जाने की कोशिश कर रहा था। उसने तुरंत मानसी को कहा, जाके देख क्या बात है, ये फटीचर कहाँ घुसे जा रहा है? क्या होगा शंभुनाथ का फैसला? क्या वो अपने गुनाहगार को माफ कर पाएंगे? क्या मानसी को उसके पिता की सच्चाई पता चलेगी? किस